हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं जेआईबी आपके एग्जामिनेशन पेपर नंबर 2 पीपीबी की तैयारी, जहां मॉड्यूल डी में हम यूनिट 55 जो कि आपका लास्ट यूनिट है वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने वर्क प्लेस रिलेटेड, वर्क एथिक्स रिलेटेड बातें करी थी। आज हम बातें करेंगे बैंकिंग में क्या एथिक्स है और किस तरीके से चीज़ें आज बदल रही हैं, क्या डायनेमिक्स आज चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर हम 1984, 1988, 1984, 1988 जब सी रंगराजन की कमिटीज बनी थी मैकेनाइजेशन पर, कंप्यूटराइजेशन पर, और किस तरीके से आज मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत टेक्नोलॉजी बदल रही है, उन पॉइंटर्स को आज हम चैप्टर में टच बेस करेंगे। जो एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जा सकता है उनके बारे में हम बातें करेंगे। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो पैटर्न्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन जनरल है, कॉपीराइट है, वो कैसे वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट 10-15 मिनट्स अगेन मॉड्यूल डी आपका छोटे टाइम में, कम टाइम में मॉड्यूल डी आराम से हो जाएगा। मॉड्यूल बी में हाँ हम थोड़ा समय ज़्यादा देंगे, ऐसे ही मॉड्यूल ए में भी, बट मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं पढ़ेंगे। हम एग्ज़ाम के एंगल से ही पढ़ेंगे, बट रेस्ट एश्योर्ड, चाहे हम शॉर्टर सेशंस कर रहे हैं, बट दिस इज़ ओनली व्हाट यू नीड स्मार्टली टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे बंद हो जाएंगे, हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसके बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे, मैकमिलन के क्वेश्चंस देखेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और हर तरीके से तैयार होंगे फॉर आवर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, तो चालू करते हैं। पहले बात करते हैं, एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जो कमिटी हमारे डॉक्टर सी रंगराजन ने चालू करी थी 1984 में, 1984 में, ऑन मैकेनाइजेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, फिर आरबीआई की कमेटी बनी, पहले मैकेनाइजेशन पे बनी, फिर कंप्यूटराइजेशन बनी। एक बनी 1984 में, एक बनी 1988 के अंदर। यस, इन्होंने एक फाउंडेशन आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक नींव रख दी थी हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एज अ कंट्री। फिर आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट करा एक कमिटी जिसका नाम था कमिटी ऑन टेक्नोलॉजी इश्यूज रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम, चेक्स क्लियरिंग, सिक्योरिटी सेटलमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री। और ये हमारे सी रंगराजन के अंदर नहीं थी, ये कमिटी बनी हमारे श्री डब्ल्यू एस सराफ के अंदर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री डब्ल्यू एस सराफ। अब दोनों ही, चाहे वो डॉक्टर सी रंगराजन हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो कमिटी ऑन पेमेंट सिस्टम, चेक क्लियरिंग, सिक्योरिटी सेटलमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो जो ये कमेटी है वो बनी हमारे डॉक्टर श्री डब्ल्यू एस सराफ, श्री डब्ल्यू एस सराफ। तो ये जितने नेम्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही इस कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है, चाहे 84 वाली मैकेनाइजेशन हो, 88 वाली कंप्यूटराइजेशन हो, या फिर कमिटी ऑन पेमेंट सिस्टम, कमिटी ऑन issues, technology issues, committee on technology issues related to payment system, check clearing and security settlement in the banking industry 1994। अब पहली दो जो 1984 1988 वाली है वो डॉक्टर सी रंगराजन की है, और 1994 में जो हमारी कमिटी ऑन टेक्नोलॉजी इश्यूज रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम, चेक क्लियरिंग एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट 1994 वाली है, वो हम मिली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री डब्ल्यू एस सराफ। ओके गाइज, आई होप यू आर एबल टू रिटेन दीज पॉइंटर्स। थोड़ा हमारे से लर्निंग एक्सपेक्टेड है हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आप आराम से इन पॉइंटर्स को अपने दिल में, अपने दिमाग में उतारिए। अभी जितना याद कर पा रहे हो उतना अच्छी बात है, बाकी हम एमसीक्यूज के थ्रू तो इनको याद करने ही वाले हैं। ओके, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंकिंग में बोलूँ तो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिससे हम बोल सकते हैं आईटी ने नो इवेंचुअली इवॉल्व किया है। धीरे 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 हम ग्रो करे हैं टेक्नोलॉजी एंगल में भी, अंडर द
बैंकिंग रिजीम। ओके, जैसे हमारे पास पहले MICR बेस्ड चेक प्रोसेसिंग आई, फिर हमारे पास कार्ड बेस्ड पेमेंट्स चालू हुए। इवॉल्व हो रहा है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, अब उनके बारे में हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है हमारे पास, RTGS, NEFT इवेंट्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, जब मैं तवज्जो दे रही हूँ IT को बैंकिंग एंगल से। यस, फिर चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया, जहाँ फिजिकल चेक का कहानी ही ख़त्म कर दी। कलेक्टिंग बैंक या फिर बीच में जो क्लियरिंग हाउसेज हैं उनके पास से चेक जो है वेयर हाउस में चल जा रहा है, और अब डिजिटली 3 कॉपीज़ के थ्रू 2 ब्लैक एंड वाइट स्केल पे, ग्रे स्केल पर चेक मूव हो रहा है और पेमेंट इज हैपनिंग। यस, देन वी हैव इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम ऑल्सो, कहीं ना कहीं CTSE इमेज बेस्ड है, जहाँ पर आपके पास 3 चेक्स रहते हैं। यस, 2 फ्रंट एंड बैक आपके ब्लैक एंड वाइट स्केल पर, और ओनली फ्रंट है एक ग्रे स्केल पर। यस, इस तरीके से आपकी चेक इमेज बेस्ड प्रोसेसिंग होती है। फिर कोर बैंकिंग सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम मेजरली बातें करने वाले हैं जब हम जाएंगे मॉड्यूल D के अंदर। जब हम मॉड्यूल D में जाएंगे तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में हम बहुत बातें करेंगे, बट अभी इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मेरा बैंक ब्रांच, जब मेरा फर्स्ट टाइम जॉब लगी 2013 दिसंबर 2013 दिसंबर में मेरा CMA क्लियर हुआ था, तो 2014 मैंने जॉब स्टार्ट करी एक्सेंचर पुणे। तो जब मैं पुणे गई, मेरा फर्स्ट अकाउंट वहीं पे खुला। ओके, देन वो अकाउंट खुलने के बाद मैंने जॉब चेंज करी, तो मैं दिल्ली आई, गुड़गांव किया काम मैंने, नोएडा किया काम मैंने, और मैं नोएडा रहती हूँ, रहने वाली वैसे मैं रुड़की की हूँ, और मेरी शादी हरियाणा हिसार में हुई है। यस, अब उसके बावजूद, इतने सारी प्लेसेस जाने के बावजूद, आई एम स्टिल एबल टू ऑपरेट माई बैंक फ्रॉम पुणे इटसेल्फ, बिकॉज इट इज़ अ कोर बैंकिंग, राइट। आज तो बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ इंटीग्रेट हो गया है। और मेरा बैंक था सिटी बैंक। अभी जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो मैं एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करा के, बिकॉज सिटी हैज़ नाउ मूव्ड आउट, और एक्सिस में चला गया हमारा अकाउंट, और मेरे को सिर्फ अपने डिटेल्स बतानी थी सिटी बैंक की, एंड आई वॉज given a customer ID of Axis Bank. Why? Because it is all based on core banking solution. ATMs, yes, इसको तो हम क्या है, मतलब इसके बिना तो हम इवेंट्स को इवोल्यूशन बोलेंगे ही नहीं। यस, फ़ोन एंड टेली बैंकिंग है, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग है, ये सारे इवेंट्स हैं जिससे हम बोल सकते हैं IT ने हम अपने कदम स्ट्रांगली जमाए हैं फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री टू इवॉल्व इवेंचुअली। ठीक है जी, अब इनको एक आध बार पढ़ने से, इस टॉपिक को एक आध बार पढ़ने से आपका काम सॉर्ट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात करते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ओके, क्या है क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम? जब हम मॉड्यूल B पढ़ेंगे, जैसे हम मॉड्यूल B का फर्स्ट चैप्टर ही करेंगे, इस चैप्टर के बाद जो है यूनिट 22, वहाँ पे हम बातें करेंगे कि कोई भी बैंक जब किसी का अकाउंट खोलता है तो कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स फॉलो करता है टू गिव नॉट ओपनिंग ऑफ द अकाउंट बट गिविंग क्रेडिट। ऐसे ही हमको 7 C's देखेंगे। जब किसी को लेंड करता है, बिजनेस और बैंकिंग इज व्हाट, लेंडिंग एंड डिपॉजिटिंग। पैसे देगा और किसी से पैसे लेगा, इसी पूरे प्रोसेस में मेजर चंक ऑफ बिजनेस आ जाता है। अब हम बोल रहे हैं, जो पैसे जब किसी को उधार दिए जाते हैं, ऐसे तो नहीं हर किसी को दे दिए जाते हैं, मान लेते हैं कोई बहुत बार डिफ़ॉल्ट कर रहा है, उस बंदे को हम इंफॉर्मेशन नहीं, पैसे नहीं देंगे, और अगर देंगे तो वो हायर रिस्क कैटेगरी में आ जाएगा, तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली हो जाएगा। वहाँ पे हम सिबिल को टच बेस करेंगे हल्का फुल्का। बट आज हम क्योंकि एथिक्स के एंगल से पढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी किस तरीके से आज इवॉल्व हुई है बैंकिंग इंडस्ट्री में, उस चैप्टर के एंगल से मैकमिलन या IIBF जैसे मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ आज ही नेक्स्ट सेशन के लिए भी। यस, जब मैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल रही हूँ, तो जो भी नेसेसरी प्रोटेक्शन एक लेंडर को जो पैसे दे रहा है, जैसे कि हम बैंक, जब हम कस्टमर को पैसे दे रहे हैं, यस, तो एक प्रोटेक्शन चाहिए एंश्योर करने के लिए दैट द बैंक आर नॉट विक्टिमाइज्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स बाय नॉट बीइंग एबल टू रिकवर देयर डेट्स फ्रॉम डिफॉल्टिंग कस्टमर्स।
अब अगर जिस बंदे को हमने उधार दिया है उस बंदे की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम एक प्रूडेंट सोच समझ कर सारे अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद अपना लोन अगर देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे, और देंगे भी तो परसेंटेजेस एंड ऑल द रिस्क फैक्टर्स विल बी टेकन केयर। हम नहीं चाहते कि बिकॉज एक डिफॉल्टिंग कस्टमर की वजह से अननेसेसरी हमारा बैंक विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए, एंड फॉर दैट क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम केम इनटू प्लेस। और इसी वजह से कंपनीज क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बारे में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 आया, जो कि 2005 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट CIC एक्ट CIS क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, बट एक्ट है CIC, दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005। तो अगर मैं किसी कंपनी को एज अ बैंक लोन दे रही हूँ तो मुझे उस कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट विल कम थ्रू CIS। और इसके बारे में कुछ बातें हम मॉड्यूल C में, कुछ बातें हम मॉड्यूल B में देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिबिल स्कोर आता है इंडिविजुअल के लिए। ऐसे ही हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे केयर, इकरा, क्रिसिल, उनके थ्रू भी हर एक कंपनी की रेटिंग आती है कि अगर ये बंदा लोन लेता है तो कब वापस कर देता है, कब डिफ़ॉल्ट करता है, क्या कौन सी कैटेगरी ए में आता है, डबल ए में आता है, ट्रिपल ए में आता है, बी में आता है, सी में आता है, या डिफ़ॉल्ट करके बैठा है। तो अब ऐसी कंपनी को लोन देना है, नहीं देना है, देना है तो कितने रेट पे देना है, एटसेट्रा। Yes, so this was about CIC. I hope you were able to understand. Credit Information Companies Act 2005 came in India in 2005 itself. ठीक है, अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मेजरली दो कैटेगरीज हैं। क्या है दो कैटेगरीज? एक है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरी है कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। बट हमारी किताब में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को डायरेक्टली पैटर्न से बता रखा है, बट मेरी जिम्मेदारी एज अ टीचर खाली यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है ना, हम पढ़ेंगे एग्जाम के एंगल से, बट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम JIB क्लियर कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ बातें हमें बियॉन्ड द बुक्स भी पता होनी चाहिए। हमारी बुक तो बात करी है पैटेंट और कॉपीराइट के बारे में, बट अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मेजरली कैटेगराइज करती हूँ तो वो एक तो कंपनी या इंडस्ट्रियल एंगल से बात करती है, एक इंडिविजुअल एंगल से बात करती है। बट इंडिविजुअल एंगल को एज सच इंडिविजुअल नहीं बोला है, क्योंकि कॉपीराइट जैसे T सीरीज है, कोई यूट्यूब चैनल है, हो सकता है वो किसी इंडिविजुअल का नहीं हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, कुछ और इंस्टीट्यूशन हो, तो इसलिए हमने इसको इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल के जगह हमने नहीं, इन जनरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। IP इज़ वेरी डिटेल्ड, बट हम इसे ऐसे समझते हैं IP को हमने इंडस्ट्री में बांटा है और कॉपीराइट के अंतर्गत लिया है। कॉपीराइट जैसे आपने ऐसे इस तरीके का मार्क देखा होगा, जैसे अगर मैं ये वीडियो YouTube पर डाल रही हूँ तो मैंने अगर किसी गाने को डाल दिया तो कॉपीराइट इशू हो जाएगा और ये वीडियो या तो मोनेटाइज नहीं हो पाएगी या यूट्यूब इस वीडियो को बैन कर देगा या व्हाट्सोएवर इट इज। यस, तुम क्या बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में पैटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, GI जैसी बातें आती हैं, और कॉपीराइट में रिलेटेड राइट्स हैं, जैसे आपने कोई गाना गाया, कोई पेंटिंग करी, कोई पोम लिखी। सो ये क्या है, आपने अपने दिमाग से, दिमाग की उपज है ये, जिससे आपने प्रॉपर्टी क्रिएट करी है जो आपके लिए एसेट जैसे वर्क कर रहा है। हमारी बुक में इसको ऐसे कैटेगराइज करने की जगह बोल रखा है पैटेंट्स, ओके, बता रखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पैटर्न्स होते हैं इन्वेंशंस के लिए, या फिर कोई ट्रेडमार्क या कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन या GI, और दूसरी है कॉपीराइट। तो बेसिकली पैटेंट को अंडर इंडस्ट्रियल नहीं बताया है, तो हमने समझने के लिए तो समझ लिया कि इंडस्ट्रियल के अंदर पैटेंट, ट्रेडमार्क, डिस्कॉपी ट्रेडमार्क, GI जैसी बातें आती हैं, ट्रेड सीक्रेट जैसी बातें आती हैं, और कॉपीराइट्स अलग है। बट हमारी किताब जो बोल रही है, हम एग्जाम के एंगल से वैसे रेडी रहेंगे। ओके, तो कॉपीराइट में कोई भी लिटरेरी वर्क है, जैसे आपने कोई नॉवल रखी, पोएम लिखी, कोई प्लेज बनाए, कोई फिल्म बनाई, कोई म्यूजिक, कोई आर्टिस्टिक वर्क, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चर डिजाइन, ये कॉपीराइट के अंदर आ जाती है। पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा पैटर्न में डिटेल में आपके लिए लेकर आई हूँ।
पैटेंट क्या है? जैसे मान लेते हैं आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, आपने अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके ये प्रॉपर्टी बनाई है, तो इस प्रॉपर्टी पे लीगल राइट बन जाएगी ओनर की, कि कोई और बंदा उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता है. एवरीबडी एल्स इज एक्सक्लूडेड, नो, एवरीबडी एल्स इज एक्सक्लूडेड टू यूज दिस प्रॉपर्टी. ऑल्सो गवर्नमेंट, हमारे मैकमिलन में क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी नहीं यूज कर सकता है बट सरकार यूज कर सकती है. नहीं भैया, सरकार भी यूज नहीं कर सकती. यू विल हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द ओनर हेयर. अगर वो हाँ बोलता है और उसके लिए शायद कुछ फीस एक्सेट्रा लेता है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नो. ओके. पैटेंट पे जनरली 20 साल की, 20 ईयर्स की जनरली आपको राइट मिलती है कि कोई और जना उस इन्वेंशन को जो आपके दिमाग को इस्तेमाल करके हुई है और आपने उसे अंडर द लॉ प्रोटेक्ट करा लिया है, तो कोई और उसे यूज नहीं कर सकता है. अ पैटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स द राइट, that gives its owner the legal right to exclude others from making, using, selling, importing an invention for a limited period of, let's say, 20 years in exchange of publishing एंड एनेबलिंग पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन, कि भैया ये प्रॉपर्टी, ये इन्वेंशन जो है XYZ पर्सन बना चुका है, अब कोई और जना इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ना ही बना सकता है, ना ही सेल कर सकता है, ना इस पर कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकता है, फॉर जनरली अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. ओके. अब लास्ट टॉपिक है एक DRM. वैसे तो DRM के बारे में हम बातें करेंगे मॉड्यूल C में भी दोबारा से, बट क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे इस मॉड्यूल D में यूनिट 55 में दे रखा है तो इसको भी पढ़ लेते हैं. DRM क्या है? डिजिटल राइट मैनेजमेंट. एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जहाँ पे आप कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करते हो. अप्रोच टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर डिजिटल मीडिया. अगर मान लेते हैं आपने कोई डिजिटल लेवल पे डिजिटल मीडिया को बनाया है, इस डिजिटल मीडिया को, क्योंकि आर्ट का वर्क है, कुछ आपने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके बनाया है, तो इसको कॉपीराइट प्रोवाइड करता है कौन? DRM. व्हाट इज इट? डिजिटल राइट मैनेजमेंट. ओके. जो ये पर्पस है DRM का, वो है टू प्रिवेंट अनऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल मीडिया. जैसे आप कभी PVR में कोई मूवी देखने किसी थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पे आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वो अनऑथराइज्ड है. वाई? क्योंकि कुछ बीच में 10-20 साल ऐसे हुए कि पायरेटेड वीडियोस बहुत बिकी है ना, जिसकी वजह से जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको हार्म हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है. बनाया उन्होंने, मेहनत उन्होंने करी, पैसे उन्होंने लगाए, तुम 100 रुपए की सीढ़ियाँ बांट रहे हो. यस. सो व्हाट इज हैपनिंग? हम DRM के थ्रू, दैट इज डिजिटल राइट मैनेजमेंट के थ्रू, अनऑथराइज रीडिस्ट्रीब्यूशन को प्रिवेंट कर रहे हैं of digital media and restrict the ways customers can copy content they have purchased. कोई और इसे यूज भी नहीं कर सकता. कंटेंट अगर मान लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आप तक पहुंच रही है, तो आप इसको आगे रिकॉर्ड करके फर्दर नहीं बेच सकते हैं. इस तरीके से DRM जो आपका डिजिटल राइट मैनेजमेंट है, डिज़ाइन या हेल्प करता है बिजनेस ओनर्स को या इंडिविजुअल्स को जिन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करी है अंडर द कॉपीराइट सेगमेंट. Am I clear to everybody? Any questions, any doubts, let me know in the comment box and I'll be sharing all the units, unit 51, 52, 53, 54 के notes on telegram group CM में दिशा दुआ. तो अगर अभी तक आपने CM में दिशा दुआ telegram group ज्वाइन नहीं किया, अभी कर लीजिए. बाकी मिलते हैं. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा. That's it from my side for today. This is your friend and your teacher CM में दिशा दुआ signing off for today. Bye bye.